हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके सामने लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं वर्क पावर एनर्जी का। टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आप सबने बहुत सारा मेरे को प्रोत्साहन दिया है मेरी पहली वीडियो में, जिसका टाइटल था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मैंने कल ही रिलीज किया था। बहुत अच्छा व्यू मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बिल्कुल सटीक, बिल्कुल रेलेवेंट न्यूमेरिकल आपके सामने रखे हैं, जो कि आपको नीट में देखने को मिलते हैं, जो कि आपको जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह से आज का कंटेंट भी एक बड़ा ही मजेदार कंटेंट होगा, बिल्कुल रेलेवेंट होगा, कोई तमाशा नहीं होगा। स्टे ट्यून रहिए। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स में मेरी वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि उनके लिए भी ये उतनी ही हेल्पफुल होने वाली है जितनी आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एक ही तरीका है सॉल्व करने का। छोटा सा इंटीग्रेशन पार्ट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या कहता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स? अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो मैं लिखूंगा, अगर हमारे पास कोई फोर्स है जो वेरिएबल है, इसका मतलब फोर्स एफ एक्स, दिस फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वन डायमेंशनल ले रहा हूं जो सिर्फ एक्स के साथ वेरी कर रही है। एक्स वाई के साथ भी वेरी कर सकती है, या फिर एक्स वाई। अगर इस तरह से लिखा होगा तो इसका मतलब है जो हमारे पास फोर्स है वो वाई वेरिएबल के साथ वेरी कर रही है, टाइम के साथ भी वेरी कर सकती है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं सिर्फ एफ एक्स लिख रहा हूं। दिस इज द फोर्स विच इज वेरिंग विद डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ पे इसको इस तरह से डिनोट किया जा सकता है कि वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है दैट इज एफ एक्स विच इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स से कि एक छोटा सा ये फोर्स का वेरिएशन है। ये जो फोर्स है इसका वेरिएशन ऐसा है, कभी ये इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई एक्स के साथ साथ। अब मेरे से पूछ लिया जाता है कि बताओ कि x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 तक पहुंचने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इस फोर्स ने x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, तो इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। करना क्या है, हमें एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करना होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप का जो मैं विड्थ कंसीडर कर रहा हूं दैट इज dx। इस dx स्मॉल स्ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फोर्स है दैट इज fx। ये मैं fx कंसीडर कर रहा हूं। तो आप सबको पता है कि ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा विच इज इक्वल्स टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको पता है ये एरिया एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी fx, और विड्थ कितनी है इसकी dx। दिस इज द एरिया। अब ये जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स को जब हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन आता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल रिप्रेजेंट वर्क डन। वर्क डन। चलो एक बात तो हमने सीख ली कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है? वर्क डन होता है। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कल के लेक्चर में मैंने बड़े शिद्दत से आपको समझाया है कि वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो बहुत सारी सिचुएशंस में हो सकता है। ठीक, यहां फिर से बता रहा हूं कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा? वर्क डन होगा बाय दिस फोर्स। चलिए, अब ये तो एक तरीका है एरिया को कैलकुलेट करके आप वर्क डन निकालें। लेकिन जब इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी कर्व्स होंगी ना, तो उसका हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता यार। हमें स्कूलों में थोड़े सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का फॉर्मूले सिखाए जाते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का है, जिसको आपको रोम्बस कह सकते हैं, ट्राइंगल कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं, उनके फॉर्मूले आप सबको आते होते हैं। अगर आपको उनका फॉर्मूला आता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि यस सर हमें ये फॉर्मूले आते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उन फॉर्मूलों की बदौलत हम एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे, और अगर एरिया कैलकुलेट कर लिया तो आपके 4 नंबर आपकी झोली में पड़ जाएंगे, क्योंकि एरिया ही तो कैलकुलेट करके हम वर्क डन निकालेंगे यार। ठीक है, अब वर्क डन तो निकालेंगे, एक तरीका हो गया। अगर आपको यहां पर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री दिखती है तो आप कौन सा अप्रोच फॉलो करोगे? आप अप्रोच फॉलो करोगे एरिया वाला।
अगर आपको सिमेट्रिकल ज्योमेट्री नहीं दिखाई देती है या फिर आपको इस तरह से ग्राफ ही नहीं दिया गया है न्यूमेरिकल में, सिंपली आपको fx का इक्वेशन दे दिया गया है जो x पे डिपेंड करता है और x1 और x2 की वैल्यूज दे दी गई हैं जो कि एग्जांपल में मैं आपके सामने रखूंगा, और उस तरह की रेलेवेंट एग्जांपल्स नीट में आई हुई हैं, जेई में आई हुई हैं, वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। चलिए, तो यहां से हो गया कि जो स्मॉल वर्क डन हुआ है, स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू fx dx। सो टोटल वर्क डन कितना किया इस फोर्स ने x1 से x2 तक जाने के लिए? टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस रिप्रेजेंट द टोटल वर्क डन। क्लियर होगी बात? अब मैं इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? x1 से लेके x2 तक। लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। चलिए फटाफट पुट करते हैं, क्योंकि अब इंटीग्रेशन तो सीखने का टाइम है नहीं हमारे पास ना। इंटीग्रेशन मैंने अपने पहले लेक्चर्स में आपको बड़ी आराम से सिखाई है, लंबे लंबे लेक्चर्स में। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा अगर आपको फिर भी सीखनी है तो। चलिए यहां पर अब क्या लिखेंगे? fx dx। ये इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना होता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क डन मिलेगा। अब इक्वेशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूं। उससे पहले क्यों ना हम ये भी जान लें कि एरिया कैसे देखा जाएगा अगर हमारे पास सिमेट्रिकल सिचुएशंस आ जाती हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये फोर्स है fx और ये है मेरे पास x, और यहां पर मेरे पास एक इस तरह से कोई सिमेट्रिकल सिचुएशन आ गई है, इस तरह से लेट्स से कि ये मेरे पास एक सिमेट्रिकल सिचुएशन आ चुकी है। ये ओरिजिन है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स की वैल्यू है, लेट्स से दिस इज 4 न्यूटन, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स है लेट्स से -6 न्यूटन। ठीक, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेट 8 मीटर एंड दिस वन इज 10 मीटर। ठीक, तो अब मुझे करना क्या है? आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताओ कितना वर्क डन हुआ अगर इस तरह का ग्राफ दिया जाएगा। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये भी वेरिएबल फोर्स में ही आएगा और इस पे कोई वीडियो बनाना कोई बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि ये बच्चा सॉल्व कर ही लेगा। कैसे सॉल्व कर लेगा? सबको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो फोर्स है, यहां पे अगर जो वर्क डन मुझे क्वेश्चन आ जाता है कि वर्क डन कैलकुलेट करो, हालांकि ऐसे सवाल भी नीट में पूछे जाते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपकी स्क्रीन पे नीट में पूछे हुए सवाल डिस्प्ले हो जाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हो, आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि जो न्यूमेरिकल जो डिस्कशन यहां पर हो रहा है वो बिल्कुल आपके एंट्रेंस एग्जाम से रेलेवेंट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आंसर भी वहां पर होगा, आंसर मैच करिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बूस्ट कर जाएगा कि ये सवाल सीखने के बाद मुझे नीट लेवल के, मुझे जेई लेवल के रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स जो पूछे जा चुके हैं पास्ट में वो सॉल्व होते हैं। ठीक, चलिए तो यहां पर मुझे क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको A1 लिख लेता हूं, इसको A2 लिख लेता हूं। इसका एरिया देखो ये रोम्बस की तरह है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यूज चाहिए होंगी। लेट्स से दिस इज 6 मीटर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था 2 मीटर है। तो A1 का एरिया क्या हो जाएगा? ये जो पूरा है, तो दैट इज A1 इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक ये साइड पैरेलल है, एक ये साइड पैरेलल है। ये कितना हो गया? 6 - 2, ये तो 4 मीटर हो गया, और यहां से लेके यहां तक हो गया 8 मीटर। तो मैं लिखूंगा 4 + 8 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट ऑफ बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये कितना हो गया? 0 से लेके 4, तो मैं यहां 4 लिखूंगा। सॉल्व करेंगे इसको, ये 2 और ये 4, ये ऐसा आ जाएगा 8, 12 × 2 = 24। ठीक, तो A1 का वैल्यू मेरे पास आ गया 24 यूनिट्स। A2 का कैलकुलेशन करते हैं। A2 का जब मैं कैलकुलेशन करता हूं, ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आ जाएगा इसका 10 और हाइट इसकी आ जाएगी 6। मैं -6 नहीं लिख रहा, मैं सिंपल 6 लिख रहा हूं। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 30 यूनिट्स। ठीक, अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन, टोटल वर्क डन अंडर फ्रॉम दिस सिचुएशन इज इक्वल टू, जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से ऊपर वाला एरिया है उसको तो लिखना है पॉजिटिव। तो मैं आपको कहता हूं कि हमेशा ये वाला अप्रोच फॉलो करना कि जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे एरिया होगा उसका मैग्नीट्यूड लेके उसको नेगेटिव कर देना है।
तो यहां पर तो आया 24 माइनस ये है 30। सॉल्व करेंगे, वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आएगा -6 जूल। क्या कोई मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान सी सिचुएशन है। आपकी स्क्रीन पे अब एक रेलेवेंट न्यूमेरिकल दिखाई देगा जो कि एंट्रेंस में पूछा गया है। आपको क्या करना है? उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, दूसरा सवाल कंसीडर करते हैं कि जो इंटीग्रेशन बेस्ड होगा, कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम अब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्यादातर सवाल ना इंटीग्रेशन बेस्ड होंगे। ग्राफिकली सवाल आसान होता है, अगर आ जाए तो मान लो कि वो 4 नंबर तो आपके पक्के ही हैं, उन 4 नंबर्स को आपने कलेक्ट कर लेना है जल्दी से जल्दी। बट इंटीग्रेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो इक्वेशन होती है फोर्स की, वो मुश्किल भी दी जा सकती है। उसका जो इक्वेशन का लिखावट है वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि बच्चा उस फोर्स, गिवन फोर्स को देख के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा। ऐसा ही एक सवाल जेईई एडवांस में आया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये वाले एक छोटे से एग्जांपल से। लेट्स से एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल फोर्स है दैट इज गिवन बाय -2x। ठीक, ये वेरिएबल फोर्स है। ड्यू टू दिस फोर्स ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, ड्यू टू दिस फोर्स ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, particle is displaced from x1 equals to let's say 2 meter to x2 equals to -4 meter। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन। क्या आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। आसान सवाल है, अगेन एआईपीएमटी में पूछा गया है रेलेवेंट क्वेश्चन, जेईई मेंस में 2 बारी पूछा गया है रेलेवेंट क्वेश्चन। वो सवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा, आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। बट यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहला सवाल है, बड़े शिद्दत से इज्जत देनी है क्वेश्चन को। कहता है कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है वेरिएबल फोर्स से, तो हमने लिख दिया वेरिएबल फोर्स मल्टीप्लाई बाय dx, क्योंकि ये x के फंक्शन में है। और यहां पर लोअर लिमिट होगी 2 और अपर लिमिट कितनी है? -4 है। ठीक, अब fx की कितनी वैल्यू है? fx की वैल्यू है -2x और मैंने लिख दिया dx, 2 से लेके -4। -2 तो -2 का क्या होगा? -2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक, और यहां बचेगा x dx, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहां से आगे बढ़ेंगे -2, x का इंटीग्रेशन होगा तो क्या लिखा जाएगा? x² 2। अब ये वाला फॉर्मूला तो आप सबको आना ही चाहिए अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। वर्क डन कितना आना चाहिए? नेगेटिव ऑफ अपर लिमिट जब पुट करेंगे x की जगह लिखा जाएगा -4 का स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट किया जाएगा तो इस तरह से ये वैल्यू बन जाएगी। सो वर्क डन इज इक्वल टू -16 - 4। सो वर्क डन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 12। So negative of 12 joule is the required answer of this example। क्लियर है सबको? बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपके सामने ये प्रेजेंटेशन रखी है। नीट लेवल का सवाल, जेईई मेन लेवल का सवाल भी इसी पैटर्न पे पूछा जाता है। एक और सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। वो कैसा होगा हमारे पास? अगेन हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स रहेगा और उसकी वैल्यूज जो हैं, उसकी वैल्यूज कुछ ऐसी हैं। x1 है 2 मीटर से x2 इज इक्वल टू 4 मीटर तक वेरिएशन है। बट जो आपके पास इस बारी फोर्स है वो इस तरह से है, आप लिख सकते हैं -4/x², वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0, इस तरह से। तो ये आपके पास एक फोर्स है। तो इस फोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ है जब पार्टिकल कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ? x इज इक्वल टू 2 मीटर से x इज इक्वल टू 4 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका वर्क डन क्या होगा? तो अगेन आपको क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको आता है, आप ये न्यूमेरिकल आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगले जो सवाल हैं वो थोड़े से नए हैं आपके लिए। fx की वैल्यू रखते हैं, लोअर लिमिट रख दिया, अपर लिमिट रख दिया। सो वर्क डन आ जाएगा लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4, fx की वैल्यू आ गई -4/x²।
एक्स स्क्वायर और ये आ गया dx। इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा -4, सो वर्क डन इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेशन से बाहर -4 आ जाएगा तो इंटीग्रेशन बस किसका होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन होगा। और आप सबको पता है इस सिचुएशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इस सिचुएशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। क्लियर है, 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन होगा। वर्क डन, फिर आगे बढ़ते हैं, -4 x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर -2 + 1। बच्चों की तरह सीखना है इस तरह से, ठीक। चलिए इसको निपटाते हैं, कितना आ जाएगा ये, -4 प्लस माइनस ये -1 आ जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, -1 बचेगा। सो x की पावर -1 ये बचेगा ना, यहां जो -1 बचा वो मैंने बाहर लिख दिया। अब x की पावर -1 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/x लिख सकता हूं। ऐसे लिमिट्स पुट कर सकते हैं इस तरह से। सो फाइनली जो वर्क डन आना वाला है मेरे पास, वर्क डन कैन बी रिटन एज, नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, 4 आ गया। सो पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा माइनस, फिर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा इस तरह से। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखते हैं क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा इस तरह से 1 - 2, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो 1 - 2 इक्वल्स टू -1 जूल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। क्लियर है सबको, सबको समझ आना चाहिए ये एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, जो थोड़ा सा अच्छा सवाल मैं कहूंगा कि आपके सामने मैं रख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बेस पे भी सवाल एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूंगा। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3, जिसकी लैंग्वेज अब ऐसी नहीं है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। बट मुझे लगता है कि उसके पहले मैं आपको एक AIPMT में आया हुआ सवाल रखता हूं आपके सामने, कि आपको पता लगे कि एग्जाम में भी वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन है, यस, सो AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया है, यस ये वाला, इट इज नीट 2019। ओके, सो क्वेश्चन ये है नीट 2019 में सवाल पूछा गया है। आपको कहा गया है कि फोर्स आपको जो दिया गया है, फोर्स जो दिया गया है दैट इज 20 + 10y, ये एक वेरिएबल फोर्स है, act on a particle in y direction where force is in Newton and y is in meter. Find the work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y equals to, so y equal to 0 to y equals to 1। क्या ये सवाल नहीं हम सॉल्व कर सकते, सारे बच्चे कर सकते हैं सवाल को सॉल्व, है ना। अब 2 एग्जाम्पल मैंने सिखाए हैं, उस एग्जाम्पल को सीख के क्या आप ये 4 नंबर नहीं ग्राफ कर सकते, सारे बच्चे कर सकते हैं। चलो हम भी जल्दी से करते हैं, क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dy लिखेंगे इस बारी, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। फोर्स की क्या वैल्यू है, यहां पर फोर्स की वैल्यू है 20 + 10y। सबको क्लियर हो गया, ये आ जाएगा dy 0 से लेके 1 तक। क्लियर, अगर आपको फास्ट लग रहा है थोड़ी सी स्पीड स्लो कर दीजिए, आसान लग रहा है स्पीड फास्ट कर दीजिए। आपको अपना काम निपटाना है। 20 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 20y होगा। 10y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² / 2 होगा। लिमिट्स पुट कर देते हैं, लिमिट्स पुट कहां से करनी है, 0 से लेके 1 तक। जब आप y की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे तो यहां क्या बचेगा 20, यहां क्या बचेगा 10/2 जो कि हो जाएगा 5। तो मैं लिखता हूं वर्क डन इज इक्वल टू 20 + 10/2। ये तो मैंने y की वैल्यू 1 पुट कर दी, माइनस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इस तरह से 0 0 आएगा। वर्क डन ये तो गया 5, यहां से आंसर आ गया 25 जूल। 1 मिनट लगा है नीट का 2019 का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और 4 नंबर आपके पास है। कोई गलती की गुंजाइश यहां पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रेलेवेंट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, कि थोड़ा सा अलग है वो सवाल, हालांकि थोड़ा नहीं ज्यादा ही अलग है। एक नई तरह से उन्होंने वेरिएबल फोर्स पे न्यूमेरिकल फ्रेम किया हुआ है। उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है वो भी आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपके पास क्या है कि आपके पास लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव
द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मास 1 मीटर। तो हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। सो पार्टिकल तो नहीं कहेंगे फिर इसको, लेट्स से वी हैव ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मूविंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, अब जो उसके डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है इज ए फंक्शन, किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है जी। टी में एक्स को रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? कहता है एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3। ठीक, कहता है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन by the external force, find the work done by the external force on the object, external force acting on the object in first second सो t इक्वल्स टू क्या है? 1 सेकेंड है। ठीक, और हमारे पास बस यही एक चीज दे रखी है, मास पता है हमें 1 kg। ये सवाल अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए बहुत अच्छा सवाल है। रेलेवेंट क्वेश्चन शायद जेईई मेंस में पूछा गया है। कैसा कहता है कि आपके पास x इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3 है। ठीक, तो मुझे तो वर्क डन कैलकुलेट करना था, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डी एक्स होता है, ऐसा लिखा जाता है। ठीक, अब फोर्स को क्या मैं लिख सकता हूं? फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन और डी एक्स, ये भी बात पता लग गई। और क्या लिखा जा सकता है? मास इंटीग्रेशन से बाहर आ गया क्योंकि 1 kg है, ये एक्सेलरेशन लिखा मैंने। अब डी एक्स अपॉन डी टी मल्टीप्लाई डी टी, क्या बात समझ आई? मैंने डी टी से डिवाइड कर दिया और डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। यही अप्रोच है, सीखनी है सबको। अब क्या आ गया मेरे पास? एक्सेलरेशन भी आ गया, dx अपॉन dt भी आ गया, जिसको वेलोसिटी कहा जाएगा। ये dx अपॉन dt आ गया और मेरे पास dt आ गया, इस तरह से। ठीक, इस इक्वेशन को हमने यूज करना है। हमारे पास x की वैल्यू क्या थी? t क्यूब अपॉन 3 थी। तो चलिए, मेरे पास था x इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3। यहां से वेलोसिटी क्या होगी? dx अपॉन dt होगी वेलोसिटी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा? 3t स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये इसका वेलोसिटी आ जाएगा। इसका मतलब dx अपॉन dt की वैल्यू, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? टी स्क्वायर पुट करेंगे। इसका अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं dv अपॉन dt करूंगा ना। जब इसका मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा? 2t आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट करना है मुझे, वो भी पता लग गया। चलिए, टाइम लिमिट कहां से कहां होगी? 0 से लेके 1 सेकेंड तक। सो 0 से लेके 1 सेकेंड तक। सो वर्क डन मेरे पास जो आएगा दैट इज मास इज इक्वल टू 1 kg, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन की जगह मैं प्यार से 2t लिखूंगा और dx अपॉन dt की जगह टी स्क्वायर वैल्यू पुट कर रहा हूं और dt लिख रहा हूं। क्या सबको ये अप्रोच समझ आया? क्या सबको पता लगा कि हम सही कर रहे हैं? अगर सबको पता लगा है तो रेलेवेंट सवाल आपको नेक्स्ट जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है खुद अटेम्प्ट करना है, आंसर मैच करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आपको जरूर बढ़ाना है। तो ये होगा W1, ये 2 बाहर आ जाएगा, इस तरह से ये टी क्यूब बन गया। अब टी क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी? टी क्यूब की इंटीग्रेशन t4/4 होती है और ये मैंने लिमिट्स लगा दी। टी की जगह पहले मैं 1 पुट करूंगा, इनको सॉल्व करते हैं, ये 1/2 आ जाएगा। टी की जगह मैंने 1 पुट किया, माइनस फिर 0 पुट किया, तो ये आ गया 0.5 जूल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। सिमिलर क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दिखा दूंगा जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको उसको एज ए होमवर्क की तरह जरूर सॉल्व करना है। करेक्ट।
और मेरे को बताइएगा कि आपको ये होमवर्क वाली अप्रोच अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। कि आपको क्वेश्चन जो होमवर्क जो रेलेवेंट न्यूमेरिकल आया होता है पास्ट में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा होता है, आपको वो बोर्ड पे चाहिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, वहां मैं उन न्यूमेरिकल्स को टाइप करूं, या बोर्ड पे जैसे ये रेलेवेंट सवाल मैंने खत्म किया अभी आपको यहां न्यूमेरिकल वो वाला दिख जाए, आप वीडियो को पॉज करें, अपनी रफ कॉपी पे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। मुझे जो लग रहा है कि अगर बोर्ड पे दिखेगा, आप वीडियो पॉज करके वहां पर सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आप सीख रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में सीख रहे हैं, ना कि कुछ भी सीख रहे हैं। ठीक, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस में पूछा गया है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, लेकिन जैसे मैं बात कर रहा था कि आपको डराने के लिए उन्होंने फोर्स इतनी भारी भरकम रखी है, इतना उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो इक्वेशन है वो देख के हम कहेंगे कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा, लेकिन हमसे हो पाएगा जैसे ही आप इस लेक्चर में उस सवाल को सीख लेंगे। तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही होता है। जेईई एडवांस में भी ऐसे सवाल, इतने भी मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। चलिए सीखते हैं उस क्वेश्चन को। वो क्या कहता है, फोर्स की इक्वेशन है, यस, सो लेट्स से दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। सो ये जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कहता है वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m बाय ए फोर्स। तो फोर्स का आपको इक्वेशन दे दिया गया है कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 आई कैप प्लस वाई अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 जे कैप, इट इज इन न्यूटन। ये आपको फोर्स का इक्वेशन दे दिया गया है। ठीक, के इज द कांस्टेंट विद रेलेवेंट डायमेंशंस। मैं सारी स्टेटमेंट तो नहीं लिख रहा हूं, आपको फोर्स की इक्वेशन बता दी है। कहता है व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट, when the particle is taken from the point, कौन सा पॉइंट, a, 0 to the point 0, a along a circular path, along a circular path of radius a। सर्कल का रेडियस कितना है, ऑफ रेडियस a, अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। तो इस फोर्स के कारण हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है अबाउट द ओरिजिन इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। सो फाइंड द वर्क डन by this force on the object जिसका मास m है, कहां से, ये वाली पोजीशन से ये वाली पोजीशन पे लेके जाना है। चलिए बच्चे, सारे बच्चे देखेंगे कि हमें बताया गया है, देखो क्या क्या बातें बताई गई हैं, ये तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, और ये कहा गया है कि एक सर्कुलर पाथ है। चलिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मेरे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल में आपको एक सेंटर है, ये सेंटर है। लेट्स से दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ठीक, और इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस। ठीक, इतनी बात हमें, इस क्वेश्चन में भी ए क्या है, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल है अबाउट द ओरिजिन, जब ओरिजिन का हो 0 0 पे हो। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए स्क्वायर विच इज द। तो देखो यही जो डराने वाली इक्वेशन थी ये कितनी सिंपल बन जाती है। कैसे बनेगी, फोर्स इज इक्वल टू के तो हो गया कांस्टेंट, x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3/2 आई कैप प्लस y अपॉन ए स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3/2
जे कैप, इस तरह से। अब ये जो 2 है ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो फोर्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, के एक्स अपॉन ए क्यूब आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन ए क्यूब। इस तरह से फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा। ए क्यूब कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, इनको मैं ब्रैकेट से बाहर ला रहा हूं, ए क्यूब आ गया। सो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्चुअली तो फोर्स का इक्वेशन ये था, और ये डरावना नहीं है, ये थोड़ा डरावना था। ठीक, अब पता लगा थोड़ा सा क्या फर्क है सवाल में। अब यहां पर कहता है कि अगर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 तो फोर्स यहां पर आ जाएगी, कहीं पर 1 1 पे आ जाएगी, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 होगी y की वैल्यू 1 होगी तो फोर्स वेक्टर यहां पर, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 तो फोर्स यहां कहीं आ जाएगा जहां पर 2 2 होगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से फोर्स वेक्टर है। ये जो इक्वेशन है फोर्स का वो कुछ ऐसा है। और जब ओरिजिन से इस तरह से कोई पार्टिकल, या आपको ये प्रॉपर्टी सर्कल की पता होगी कि जब भी कोई लाइन सेंटर से सर्कमफ्रेंस के साथ टच करती है तो वो कैसे टच करती है, वो हमेशा 90 डिग्री पे इस तरह से टच करेगी। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये सर्कमफ्रेंस पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं उसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, कौन से पॉइंट से, A0, ये जो पॉइंट है ये है A,0 और ये जो पॉइंट है दिस इज 0,A। क्लियर हो गया सबको, ये पॉइंट ऐसे ही होते हैं। यहां पर x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0 है, यहां पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू a है। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो इस जर्नी को उसने ट्रेवल किया है, सर्कुलर पाथ को फॉलो किया है। अब जब वो पार्टिकल यहां से पास कर रहा होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी, जिसको मैं ds लिख रहा हूं, है ना, अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस पॉइंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है, टेंजेंट के अलोंग है, और जो फोर्स है वो एग्जैक्टली उसके 90 डिग्री पे है, तो बेटा सवाल तो खत्म ही हो गया। क्या बचा सवाल में? क्या आपको आंसर नहीं दिख रहा? आपको आंसर दिख रहा होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल हमेशा बैठेगा। आप किसी और पॉइंट पे लिखें, बोलेंगे सर इसी पॉइंट पे क्यों? अगर मैं कहता हूं फोर्स ऐसा जाएगा, है ना, तो यहां पर टेंजेंट जब होगा, ये कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अगेन कितना एंगल बैठेगा? क्या अभी आपको आंसर नहीं पता लगा? आंसर यार 0 और क्या, कितना एंगल, कितना, थीटा की वैल्यू कितनी, 90। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमेशा थीटा की वैल्यू कितनी बैठ रही है, 90 डिग्री बैठ रही है। और आप सबको पता है, मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वर्क डन 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू cos थीटा 90 डिग्री होती है। ठीक, तो आंसर कितना आना चाहिए? सारे तामझाम का वर्क डन कितना आएगा? आप बोलोगे भाई यहां तो ये बैठ रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बैठ रही है, किसके किसके बीच? फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा रह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में थीटा 90 और वर्क डन कितना बड़े प्यार से आप लिखोगे FDS cos ऑफ 90 डिग्री, और आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। खत्म हो गया जेई एडवांस। हर टॉपिक पे, जो भी टॉपिक मैं यहां डिस्कस करूंगा उससे रेलेवेंट नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस में जैसे जैसे सवाल आए हुए हैं, या तो आपको एज ए होमवर्क में दिखाए जाएंगे या आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, कि सो दैट कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तैयारी आपकी हमेशा सफल रहे। बात एक याद रखना मेरी, कि आप जो है अगर बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने आप को मानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, तो आप हमेशा अपना टारगेट हाई रखेंगे, मुश्किल से मुश्किल रखेंगे। बट मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपना टारगेट लो भी रखें। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो जेई मेंस को ऐसे मत समझिए, क्योंकि जेई मेंस के थ्रू आप जब एनआईटी में जाते हैं, एनआईटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लेते हैं, वहां से भी फाइनली मुझे पता है इंडियन मैथोलॉजी, इंडियन माइंडसेट क्या है कि आपको पैकेज चाहिए मोटा सा। एनआईटी के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आज 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की सैलरी भी कैंपस प्लेसमेंट से लेते हैं। इसलिए मेरा सजेशन आपको यह रहेगा कि सिर्फ आईआईटी को फोकस करके अपना जेई मेंस खराब मत करिएगा। जेई मेंस इतना अच्छा करिए कि आप एनआईटीज में, अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मिलता है तो हंसते हंसते उनको लीजिएगा। मैं खुद एनआईटी जलंधर से पास आउट हूं, मैंने एमएससी फिजिक्स वहां से किया है। आज मैं कनाडा में बैठा हुआ हूं अपनी फिजिक्स की बदौलत। वहां पर जो कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट था, वहां पर एडोब आती है, गूगल आती है, फेसबुक आती है, 50-50 लाख का पैकेज ऑफर करते हैं। सो एनआईटी जलंधर इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस। ये पिछले 8-10 सालों से मैंने जो वहां का प्रोग्रेस देखा है एनआईटी जलंधर का, ऐसा नहीं कि मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कि क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस कॉलेज के साथ, जीरो रैगिंग के साथ। वो कॉलेज बहुत ही शानदार कॉलेज है।
उसी तरह से और भी आपकी अपनी खुद की स्टेट्स में भी एनआईटी बहुत ही शानदार होंगे। वहां के जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, हालांकि डिपार्टमेंट हर कोई अच्छा होता है, मैं कंप्यूटर साइंस की स्पेशली इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हर किसी बच्चे का आज के 11-12 के दौर में माइंडसेट क्या है कि मुझे 50 लाख की नौकरी लेनी है, मुझे तो इतनी नौकरी लेनी है, मुझे तो 20 लाख की नौकरी लेनी है ना। तो आप पैसे के लिए भागते हैं, पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सीधी सी बात है। कोई आईआईटी में जाना चाहता है इसलिए नहीं कि वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, इसीलिए अगर उसको साइंटिस्ट बनना होता वो आईसर में क्यों ना जाता यार, IISER, ये भी तो है ना इंस्टीट्यूट्स, वहां पर प्योर साइंसेस के लिए आप जाओ, पीएचडी करो, पोस्ट डॉक करो, कोई नहीं जाता। कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो आईआईटी में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां 4 साल के बाद मोटा पैसा मिलता है। मोटा पैसा कमाना है तो एनआईटीज को कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा। उससे भी मोटा पैसा कमाना है तो नीट को कभी नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि एक बार डॉक्टर बन गए आपको तो पता ही है कि कमरा भर जाता है नोटों से। भरता ही नहीं भरता? आप खुद इमेजिन करते होंगे जिस भी डॉक्टर के पास आप एज ए मरीज बन के जाते होंगे। क्लियर? मेरी सारी आपको हिंट्स पता लग रही होंगी कि कोई भी एग्जाम छोटा, ऐसा नहीं है कि जो सबसे मुश्किल है वही सबसे ज्यादा मजा है, वही सक्सेस है। नहीं, जो आसान है ना सक्सेस वहां भी है। कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ता है पीएचडी तक जाता है, कोई आपकी पंजाबी लैंग्वेज पढ़ता है, मेरी JNK की डोगरी लैंग्वेज पढ़ता है, कोई भोजपुरी में प्रोफेसर बन जाता है तो 1 लाख रुपया तो वो भी कमा रहा है। सो पैसा कहीं भी आ जाएगा, बट आपको लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। मैं आपके साथ लगा हूं, आपको भी इस लेक्चर के साथ स्टे ट्यून्ड रहना है, इस लेक्चर सीरीज के साथ बने रहना है, सो दैट कि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। मैं कभी भी फेक वीडियोस नहीं लेके आऊंगा, कभी भी ऐसे कहीं से भी न्यूमेरिकल उठा के नहीं लेके आऊंगा। इनके पीछे मैं बहुत अपना टाइम स्पेंड करता हूं कि कौन सा न्यूमेरिकल आपके सामने रखा जाए और कौन सा आपके होमवर्क में दिया जाए, सो दैट कि आपका एक तालमेल बन सके। अगर मैं 5-6 न्यूमेरिकल यहां रखता हूं, 3-4 सवाल आप सॉल्व करेंगे, टोटल 10-12 क्वेश्चन होंगे एक टॉपिक पे, एक चैप्टर के। मैं बार बार कहता हूं, एक चैप्टर में अगर 20 फॉर्मूले हैं, आपके पास 120 सवाल होगा उस चैप्टर का, जो कि आपको आता होगा। और उन 120 सवालों में से आपने पूरा नीट का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आपने पूरा जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और पूरा जेईई मेन सॉल्व किया होगा। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, बस लगे रहो। मैं भी आपके साथ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करिए मेरे कंटेंट को। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूरी बताइए कि मेरे आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको और क्या जरूरतें हैं मेरे से, मैं वो पूरी करूंगा। बाय बाय।